नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो इससे पहले पर्यावरण अध्ययन के लिए जो एनसीईआरटी से प्रश्न आपके आते हैं उन पर आधारित 50 प्रश्न हमने देखे थे। यदि पिछला वाला वीडियो 50 प्रश्न वाला नहीं देखा है, उसको साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और देख लीजिएगा। उसको 1 लाख से अधिक लोग अब तक देख चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने खुद से बनाए थे। तो उसी की तर्ज पर एक और 50 प्रश्न वाला वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि सीटेट ईवीएस का होगा। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे और ये 50 प्रश्न ही नहीं देखेंगे, 50 प्रश्न से संबंधित जितनी जानकारी भी होगी उनको भी हम साथ में जानते चलेंगे। समझ लीजिए 50 प्रश्न आपके 200 प्रश्न के बराबर जो है वो होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला प्रश्न आपका देखते हैं कि चेराओ नाच कहां के लोग जो है वो करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास: झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय। कमेंट सेक्शन में सभी लोग स्पीड में बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। चेराओ नाच कहां के लोग करते हैं। लगभग 5 से 10 सेकंड तक का समय मैं सभी प्रश्न में आपको दूंगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन मिजोरम जो है यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मिजोरम आपका चेराओ नाच से संबंधित है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, यदि आपसे बांस नृत्य पूछा जाए तो भी आपको याद होना चाहिए कि बांस नृत्य कहां से संबंधित है। तो आप क्या कहेंगे? नागालैंड से संबंधित है। जब यहां पर नृत्य की बात हो रही है तो एक साथ में इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 2 की तरफ। उसको देखने से पहले मैं आपको मिजोरम की स्थिति भी जो है दिखा देता हूं। अगले प्रश्न को देखने से पहले ये आपकी भारत के नक्शे में मिजोरम की स्थिति है, जो कि आपका आंसर था मिजोरम। तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। यदि हम इसको दिशा में दर्शाएंगे तो क्या कहेंगे कि ये भारत का जो नक्शा है, इसमें ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इस तरफ आपका पश्चिम होता है और इधर आपका पूर्व होता है। तो ये मिजोरम किस तरफ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी राज्य के रूप में जो है इसे जाना जाता है। एग्जैक्ट आप पूर्व नहीं कहेंगे, उत्तर पूर्वी राज्य के रूप में आप इसे प्रदर्शित करते हैं। और मिजोरम की राजधानी इस समय आइजोल है। गवर्नर इस समय पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। तो उतना आपके में करंट नहीं पूछा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। 4 ऑप्शन है: उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या फिर मैना। ये सबसे लेटेस्ट में जो आपका हुआ था पेपर सीटेट का, वहां से प्रश्न मैंने लिया है। तो सभी टाइप के प्रश्न इसमें जो है वो शामिल हैं। प्रीवियस ईयर भी, कुछ बनाए हुए भी, और जो कुछ हैं जो एक्सपेक्टिंग प्रश्नों में से भी रखे गए हैं। तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे। एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है उल्लू के संदर्भ में। काफी लोग मैना और उल्लू में कंफ्यूजन होते हैं। तो जो उल्लू होता है वो अपनी जो गर्दन होती है वो पीछे तक घुमा सकता है। इसलिए आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पीछे तक कौन सा जो पक्षी है वो अपनी गर्दन जो है वो घुमा सकता है। तो आप क्या कहेंगे? उल्लू आपका जो है वो सही हो जाएगा। आंखों की पुतलियां जो होती हैं पक्षियों की, उसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे ये आंखें हैं किसी भी पक्षी की, तो ये जो होती हैं वो एक ही समय पर 2 चीजों को देख सकती हैं। जैसे आपका ऊपर कौवा उड़ रहा है और नीचे कोई सामान रखा हुआ है, तो एक ही समय पर 2 चीजों को आपकी जो पक्षियों की आंखें होती हैं वो देख सकती हैं। और साथ ही साथ जो ज्यादातर पक्षी होती हैं उनकी जो पुतलियां होती हैं वो घूमती नहीं है। इसीलिए जो कुछ पक्षी ऐसे भी आपको देखने को मिलते हैं जो पूरी गर्दन घुमाते हैं, और कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं उनकी पुतलियां घूमती हैं पर अधिकतर की नहीं घूमती, इसलिए वो अपनी गर्दन जो है वो घुमाते हैं। फिर यहीं से एक प्रश्न ये भी आपसे पॉइंट के तौर पर देखने को मिल सकता है कि जब वो दोनों आंखों से एक ही चीज पर जो है, या दोनों आंखों की जो पुतलियां हैं, दोनों आंखों नहीं, दोनों आंखों की जो पुतलियां उससे अगर एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं तो इससे वो किसी भी इस चीज की दूरी जो होती है उसका जो है वो पता लगाते हैं कि वो चीज पर्टिकुलर जो है वो कितनी दूर रखी हुई है। तो उससे उन्हें दूरी का एहसास होता है। फिर यहाँ पर ऑप्शन में कौवा भी दे रखा है, तो इसके संदर्भ में भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि कौवे के घोंसले में जो कोयल है वो अंडे देती है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोयल किसके घोंसले में अंडे देती है, तो कौवे के घोंसले में।
इतना काफी है। बाकी पक्षियों के बारे में और भी बहुत सी चीजें हैं, पर हम प्रश्न देख रहे हैं तो प्रश्न की बात करते हैं। अगला तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जो जानवर हैं वो हर चीज को कौन से रंगों में देखते हैं? सफेद और भूरा, लाल और पीला, काला और सफेद, या फिर चमकीला। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? एक चीज मैं आपको यहां पर और क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप पेपर देंगे सीटेट का, तो उसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। तो ये जो प्रश्नों के डाटा आप देख पा रहे हैं, इन डाटा का प्रयोग उन प्रश्नों में किया जाता है। एज इट इज प्रश्न इतने छोटे आपको देखने को नहीं मिलते, ये तो बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, कुछ ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। पर जब आप पेपर देंगे तो उसमें स्टेटमेंट लिखा होगा। एक स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखा होगा कि जो जानवर है वो इन रंगों को देखते हैं। अब आपको बताना होगा कि वो कथन सही है कि नहीं है, इसलिए आपको छोटी से छोटी चीजें पता होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन काला और सफेद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि कुछ जानवर हर चीज को कौन से रंगों में रात में देखते हैं? तो काले और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट आपका हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, या फिर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। प्रत्येक वर्ष जो आपका मैप है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो मैप को आप अवश्य रट लीजिएगा, आपका एक नंबर यहां से पक्का हो जाएगा। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आंसर की, परंतु उससे भी पहले मैं आपको दिखाता हूं भारत का नक्शा, जिसमें तमिलनाडु राज्य की अगर बात करें तो आपको ये तमिलनाडु राज्य दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब वापस से ऑप्शन में चलिए, तो यहां पर देखिए जो ऑप्शन है उसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। तो आप वापस से नक्शे में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए केरल यहां पर इसके नजदीक है, कर्नाटक यहां पर इसके नजदीक है, और तमिलनाडु से ही जुड़ा हुआ आंध्र प्रदेश भी है। बाकी आपको देखने की ऑप्शन जरूरत ही नहीं है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल तमिलनाडु के निकटवर्ती जो है आपके राज्य जो है वो हो जाएंगे। तो वापस से हम आपको दिखाते हैं ऑप्शन जो थे। तो चौथे वाले में देखिए दे रखा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, यही मैंने आपको बताया। चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो एक बार मैप में फिर से देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये तमिलनाडु है, ये ऊपर आंध्र प्रदेश है, इस तरफ कर्नाटक है, इस तरफ केरल है। एक प्रश्न का तरीका ये भी पूछा जा सकता है, वो इनकी राजधानियों के संदर्भ में हो सकता है। ऑप्शन में आपको राज्य ना दे करके उनकी राजधानियां लिखी हो, यहां पर आपका ऑप्शन में हैदराबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम इस टाइप से दिया हो, तो कंफ्यूज ना होइएगा। आपको राज्य और राजधानी दोनों याद कर लीजिएगा, ताकि कैसे भी प्रश्न है आप कर ले जाएं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा कि उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वो इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शन है, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, या फिर डेंगू। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू में से आपका ऑप्शन दूसरा वाला मलेरिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ जो कपकपी होती है, इसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। तो ये आपका मलेरिया जो है वो रोग है। अब प्रश्न यहां से बहुत से बन सकते हैं। सबसे पहले तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ये किसने बताया था? ये आपके पूरे कोर्स में ही दे रखा है। तो इनका नाम आपको एकदम रटा होना चाहिए। इनका नाम है रोनाल्ड रॉस। क्या नाम है इनका? रोनाल्ड रॉस जो है, इन्होंने जो है ये बताया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1905 में जो है वो हुई थी। 1905 में मृत्यु हुई थी। और रोनाल्ड रॉस के बारे में कुछ लाइनें हैं, जैसे कि इनके जो पिता थे वो भारतीय थल सेना में जो है वो जनरल थे। किसमें? थल सेना में। उसके साथ साथ इनकी जो पढ़ाई थी, इन्होंने डॉक्टरी की थी। किन्होंने? रोनाल्ड रॉस ने। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, परंतु इनका जो इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, वो कहानियां पढ़ना, कविता लिखना, संगीत, ड्रामा, इन सभी में था। और खाली समय में यही सारी चीजें जो है ये किया करते थे। इसके साथ साथ 1902 में, कब? 1902 में, 1905 में मृत्यु हुई, परंतु 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी जो है इन्हें दिया गया।
तो इतनी सी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न 6 की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी मेहनत इस पीडीएफ को बनाने में की है मैंने, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। और मैंने कहा भी था पिछले वाले वीडियो में कि जैसे ही 1000 लाइक पूरे होंगे मैं आपको 50 क्वेश्चन वाला एक और वीडियो जो है वो दूंगा। तो इस वीडियो में भी हम छोटा सा एक लाइक का टारगेट रखते हैं, वो है 1000 लाइक का। तो उम्मीद है कि सभी लोग इसे पूरा कर देंगे, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा छठा प्रश्न कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। ये चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि भारत की आजादी के समय, या आजादी के समय नहीं, आजादी से पहले महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात राज्य में जो है ये स्थित है। देखते हैं हमारा फिर अगला प्रश्न जो है वो सातवां प्रश्न आपका कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कि पाया जाता है, कहां पाया जाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता है या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। ऑप्शन देखिए, रेगिस्तानी नाम से आपको इसीलिए दिए ही जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो, और बहुत से लोग कंफ्यूज करके जब प्रश्न आया था पिछली बार तो गलत भी करके आए थे। तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि आपने ये प्रश्न देख लिया है अब। तो जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो बिल्कुल आपका दूसरा वाला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम इसको याद रखिएगा कि रेगिस्तानी ओक जो है, रेगिस्तानी वर्ड देखकर यहां पर राजस्थान ना लगा दीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान ना लगा दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस पेड़ के बारे में। तो ये जो पेड़ होता है, इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? इसकी जड़ें। पर जड़ों से पहले आपको थोड़ा सा इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि जो इसकी ऊंचाई होती है वो लगभग लगभग आपकी 10 फुट लंबा होता है ये पेड़। तो ऊंचाई तो 10 फुट हो गई, पर जो जड़ें होती हैं वो जड़ें बहुत ही ज्यादा गहरी होती हैं, लगभग लगभग 300 फुट गहरी जो है इसकी जड़ें जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जड़ें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इन 300 फुट जो जड़ें गहरी हैं इसको कंपैरिजन आपकी एनसीईआरटी में किया गया है 30 पेड़ से। यदि 30 पेड़ लिटा दिए जाएं तो उसके बराबर लगभग लगभग आपका ये जो इसकी जड़ें हैं वो बराबर इसके होंगी। और जो इसकी ऊंचाई है 10 फुट की उसको भी कंपैरिजन किया गया है, वो कंपैरिजन किया गया है आपके सीटेट में, यानी आपकी एनसीईआरटी बुक में क्लास की जो दीवार है उसके बराबर लगभग इसकी ऊंचाई है। फिर बात करते हैं अगर इसके तनों की, तो तने जो हैं इसके उसमें पानी जो है वो इकट्ठा रहता है और यहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इन तनों में पाइप डाल करके जो है पानी निकाल लेते हैं। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन याद रखिएगा। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न आपका कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है, बताना है। चार ऑप्शन है, चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंदी मूली हल्दी या फिर गाजर चुकंदर मूली। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक समूह जो है वो जड़ों का है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जिसमें से गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीन जो आप देख पा रहे हैं नाम, ये तीनों ही आपके किससे संबंधित हैं? जड़ों से संबंधित हैं। और यहां से भी प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलता है। तो जड़ हो गए, ये सभी जितने नाम अलग से हैं उनको अलग से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 9 की तरफ। नवा प्रश्न आपका कह रहा है कि कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। नॉर्मल आप अपने घरों में भी देखते होंगे, आपकी मम्मी क्या करती हैं कि कोई अचार वगैरह आप भर रहे हैं या डिब्बे में कोई चीज भरी जा रही तो उसे धूप में सिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उनमें से धूल को हटाने के लिए किया जाता है।
दूसरा कह रहा है कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। और चौथा कह रहा है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो धूल तो कहीं से भी आपकी नहीं हटेगी, कैसे? धूप में सुखाने से। तो पहला ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दीजिए। टेम्परेचर में वृद्धि के लिए आप धूप में नहीं रखेंगे, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अचार को स्वादिष्ट बनाने का ये कोई तरीका नहीं होता है, तो सी ऑप्शन भी कट जाएगा। और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला, कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि नमी से क्रिया करके अचार जो है वो खराब होने की संभावना रहती है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका कह रहा है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। चार ऑप्शन है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है कि उसको सैर करा रहा है, या फिर भैंस बगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। मतलब कहने का यह है कि बगुला खुद नहीं उड़ेगा, उसको इधर उधर जाने के लिए भैंस की जरूरत पड़ती है। तीसरा कह रहा है कि बगुला भैंस को डराना चाहता है, मतलब इतना छोटा सा बगुला इतनी बड़ी भैंस को डराना चाहता है, ये ऑप्शन है। और चौथा कह रहा है कि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध जो है वो होता है। तो सबसे पहले ये समझिए सहजीविता होता क्या है। सहजीविता में क्या होता है कि दोनों जो एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों को लाभ हो। यानी कि बगुला को भैंस से लाभ हो और भैंस को बगुला से। अब कैसे? देखिए, जो भैंस होती है उस ये वैसे भैंस नहीं है, मान लीजिए भैंस है, भैंस के ऊपर जब बगुला बैठता है तो क्या होता है कि जो भैंस होती है उसके छोटे छोटे कीड़े या किलनी जिसको हम कहते हैं वो होती हैं। तो जो भैंस पर बगुला बैठता है तो वो किलनी या उन जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको खा जाता है। तो भैंस को क्या फायदा हो रहा है? उसे मुक्ति मिल रही है उन कीड़ों से, किलनी से। बगुला को क्या फायदा हो रहा है? बगुला को खाने के लिए भोजन मिल रहा है। तो जब दोनों को फायदा होता है, इसी संबंध को हम कहते हैं सहजीविता का संबंध। इसी का ही सबसे अच्छा उदाहरण है आपका लाइकेन। लाइकेन बहुत पूछा जाता है पेपर में। लाइकेन में यदि बात करें तो आपके दो होते हैं, कौन कौन से? शैवाल और कवक, एल्गे और फंगस। इनके बीच जो पारस्परिक सहजीविता संबंध होता है वो सेम ऐसे ही होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक दोनों को दूसरे से लाभ पहुंचता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आपका कह रहा है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? चार ऑप्शन है। उड़ीसा में है, राजस्थान में है, बिहार में है, या फिर महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। जो वर्ली है वो एक पारंपरिक कला का प्रकार है, तो ये जो स्थान है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है 12वां, जो कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो चार ऑप्शन है। गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता, या फिर बाघ। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और आपका जो फास्ट रिवीजन वाला वीडियो है, मैराथन वाला वीडियो है, सीटेट का एनसीईआरटी वाला, जल्दी हम आपको कराएंगे। वो आपकी पीडीएफ लगभग तैयार हो गई है, तो हम उसमें पूरा आपका ए से लेकर जेड तक सारी चीजें कवर कराएंगे। तो वहां से आपका पोर्शन से एक भी क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करते रहिए, और लोग भी जो है वो जुड़ते रहें। तो गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता या बाघ में बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन डी बाघ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां पर बात हुई है बाघ की, तो आपको और क्या पता होना चाहिए कि बाघ जो है उसकी देखने की क्षमता, यहां पर तो देखिए सुनने की क्षमता की बात की गई, पर अगर देखने की क्षमता की बात करें तो 6 गुना देखने की क्षमता अधिक होती है। चील की अगर बात करें
तो चील की जो देखने की क्षमता होती है वो 4 गुना होती है। ये 4 गुना या 6 गुना किससे है? ये मनुष्यों से कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है बाघ, और चील 4 गुना अधिक जो है वो देखने की क्षमता होती है। और जो मैंने बाघ की देखने की क्षमता की बात की, ये अंधेरे में है, दिन की बात नहीं हम कर रहे हैं, अंधेरे की बात हो रही है। बढ़ते हैं चलिए हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंगें किन पर्वतों में जो है वो स्थित होंगी? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। कि कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें किन पर्वतों में पड़ेंगी? बात करते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला पश्चिमी घाट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यही प्रश्न आपका थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, और वो तरीका क्या है? दर्रों के संबंध में पूछा ये आपसे जा सकता है कि जब आप यहां से गुजरते हैं अहमदाबाद से केरल की यात्रा में तो किन किन दर्रों से होकर गुजरना पड़ता है? तो आप क्या कहेंगे? एक तो आपका हो जाएगा थाल घाट, एक आपका हो जाएगा भोर घाट, इसी प्रकार एक आपका हो जाएगा पाल घाट। ये सब आपके दर्रे इसी में रास्ते में जो है वो पड़ते हैं। एक आपका होगा सनकोटा। तो ये सभी आपके हो जाएंगे। मेन यही है, बाकी और भी पड़ते हैं पर मेन यही है, इनसे होकर गुजरना पड़ता है। और ये जो दर्रे हैं, ये जो सुरंगे हैं, पश्चिमी घाट में स्थित हैं। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 14 की तरफ कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। तो हम भारत के लोग किसके या किन लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? 4 ऑप्शन है, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या फिर अलास्का, यूएसए। बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है, तो हम भारत के लोग किन लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? इस प्रकार से प्रश्न है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला अर्जेंटीना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु अर्जेंटीना के अलावा ऑप्शन में आपको ब्राजील भी मिले तो ब्राजील भी आपका जो है वो सही होगा, क्योंकि आपके जो सीटेट है एनसीईआरटी वाली बुक, उसमें एनसीईआरटी की जो कक्षा 3, 4, 5 की बुक है उसमें आप देखेंगे तो दोनों ही आपको दे रखे हैं। तो आपका प्रीवियस ईयर में अर्जेंटीना वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने कहा कि दोनों याद रखिएगा, सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, या फिर तेल जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला यहां पर सही होगा कि जो तेल है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का जो प्रजनन होता है वो थम जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे घर में कहीं आपका खाली कूलर में पानी भरा हुआ है, या कह सकते हैं कोई खुली टंकी है उसमें पानी भरा हुआ है, तो सलाह ये दी जाती है कि उसमें तेल डाल दें थोड़ा सा, जिससे कि जो मच्छर हैं वो ना पनप पाए। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 16। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? 4 ऑप्शन है, बताइए। चींटी, दीमक, मकड़ी या फिर ततैया बर्रा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा।
तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन सी वाला मकड़ी जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17 प्रश्न कह रहा है कि कुड़क कहाँ के लोगों की भाषा है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश की है, झारखंड की है या फिर मिजोरम की है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि कुड़क कहाँ के लोगों की भाषा है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जो होते कठिन नहीं है पर आपको देखने में कठिन लगते हैं और गलत कर देते हैं आप। तो आपको गलत किसी भी प्रकार से सरल प्रश्नों को नहीं करना है, जल्दी से बताइए। अब तक आपने सोच लिया होगा आंसर। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला झारखंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुड़क कहाँ के लोगों की भाषा है, आप कहेंगे कुड़क जो है आदिवासी जो जनजाति है, नाम ही है आदिवासी जनजाति का, क्या नाम है, कुड़क आदिवासी जनजाति, वहां के लोगों की। और वो जो जनजाति है वो झारखंड राज्य की है और वहां के लोगों की भाषा जो है वो कुड़क या कह सकते हैं कुडुक। यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा भी लगी देखने को मिल सकती है। तो कुडुक जो है वहां की भाषा है। अच्छा, इन्हीं जनजाति से संबंधित एक आपका पॉइंट इसी में दे रखा था, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि तोरांग जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो जंगल अर्थ जो है इसका होता है, क्योंकि ये आपका दे रखा था आपकी बुक में, एनसीईआरटी वाली। एक अच्छा यहाँ से प्रश्न मिजोरम के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि मिजोरम के यहाँ कौन सी, या मिजोरम जो है वहां पर कौन सी भाषा चलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिजो भाषा यहाँ पर जो है वो चलती है, मिजो भाषा। वैसे नाम में मिजो है, इससे भी आप याद रखेंगे, पर पता होना चाहिए आपको। और कुड़ुक आपको याद करने में थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो आप देखिए कि जैसे बंदर होता है वो क्या करता है, कूद। यहाँ पे कुड़ुक में देखिए कूद वर्ड भी आ रहा है। तो एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी, झारखंड में झार लिखा हुआ है, तो एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी पर कूद कूद के जाता है, कभी इस पे कभी उस पे। तो कूद कूद के, कूद से कुड़ुक और झाड़ी से मतलब झारखंड, याद रख सकते हैं। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 18 की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की थीम जो है वो है, बताना है। चार ऑप्शन है, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा या फिर भोजन। चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा थीम जो है वो होगी। तो कौन कौन सी थीम होती हैं वो आपको रटी होनी चाहिए। टोटल थीम की संख्या होती है 6। सबसे पहली थीम जो है वो इसमें होती है परिवार और मित्र। देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं लिख भी देता हूं कौन कौन सी परिवार और मित्र होती है। सबसे पहली जिसे हम कहते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि इंग्लिश वाले भी कुछ होंगे। दूसरी आपकी होती है भोजन, जिसे हम इंग्लिश में फूड कहते हैं। और देखिए इन चारों ऑप्शन में भोजन दे रखा है, डी ऑप्शन में सही हो जाएगा, जो कि पर्यावरण अध्ययन की एक विषय वस्तु या थीम है। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरी आपकी थीम होती है आश्रय, जिसे हम इंग्लिश में शेल्टर कहते हैं। स्पेलिंग शेल्टर की होती है SHELTER। चौथी आपकी थीम होती है पानी, पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर, सभी जानते हैं। पांचवी आपकी थीम होती है यात्रा, जिसे हम इंग्लिश में ट्रैवल कहते हैं। और छठी आपकी लास्ट थीम होती है जिसे हम कहते हैं कि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इस प्रकार से आपकी 6 टोटल थीम होती हैं। पूर्व के वर्षों में 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है थीम से रिलेटेड कि इनमें से कौन सी। एक बार पूछा गया था नहीं है, एक बार पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने सारी बता दी। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 19 की तरफ। 19 प्रश्न कह रहा है कि उस पौधे का नाम बताइए जो कि इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और ये जो पौधा है, पीपल होगा, नेपेंथिस होगा या ड्रोसेरा होगा या फिर बरगद होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, पीपल, नेपेंथिस, ड्रोसेरा या बरगद। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन नेपेंथिस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सीटेट का बहुत ही फेवरेट ये पौधा है। आप देखेंगे यहां से भी प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। तो नेपेंथिस में आप देखेंगे जो इसका चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार से इसका ढक्कन होता है और इस प्रकार से कुछ पौधा होता है, जिसमें आप देखेंगे इस टाइप से घूम के आपकी पत्ती गई होती है। और यहाँ पर ऊपर एक ढक्कन भी आपका होता है जिसे हम कहते हैं पत्ती का ढक्कन। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसके स्ट्रक्चर से पिछले बार जो सीटेट हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर खुशबू होती है एक विशेष प्रकार की, जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं, चूहे भी आकर्षित होते हैं, तो उन्हीं को ये कहा जाता है। इसके संदर्भ में आपका कथन पर आधारित आपका प्रश्न पूछा जा चुका है।
नेपेंथिस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि ये किन राज्यों में भारत के और बाहरी किन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, यदि बात करें भारत के बाहर। यदि भारत में बात करें तो भारत में मेघालय, ये नाम तीनों याद रखिएगा, भारत का मेघालय। और जो ये आपका किस में दे रखा है, तो एनसीईआरटी की क्लास 5th की जो बुक है पर्यावरण की, उसमें दे रखा है। नेपेंथिस को ही हम कीट भक्षी पौधा के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 की तरफ। 20 प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख ले सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, चलिए लगाइए दिमाग जल्दी से। मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली या फिर चील, गरुड़, गिद्ध। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए कि कौन मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो बिल्कुल मैंने अभी ही बताया था, जब 4 गुना को लेकर बताया था मैंने चील को। और देखिए किसी में चील ऑप्शन है नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब यहां से और आपको याद रखना है कि चील के अलावा गरुड़ भी ऐसा है जो कि 4 गुना देख सकता है मनुष्यों की तुलना में ज्यादा, और गिद्ध भी ऐसा है जो कि 4 गुना अधिक देख सकता है मनुष्यों की तुलना में। तो यहां से आपने एक चीज याद की, उसे 3 चीजें निकल आई। तो जो मैं साथ में बातें बता रहा हूं वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो भी बता रहा हूं उसको दिमाग में अपने बैठाते चलिएगा। चौथा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 21 की तरफ। प्रश्न आपका बहुत ही बड़ा है, पर पढ़िए इसको, समझिए। ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। आपका विवरण दे रखा है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में घास नहीं होगा, यहां पर होगा घास। घास या फिर अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। तो ये रात भूमि को उर्वर। यहां पर एक दो चीजें गलत लिखी, मैं इसको तुरंत सही करता हूं फिर आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने सही कर दिया है, घास की जगह घास कर दिया है, यहां पर राख लिखा था उसको सही कर दिया है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि एक फसल जो है उसको काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में घास या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। तो ये जो राख है वो भूमि को उर्वर बना देती है या उर्वरा बना देती है। तो अब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, तो भूमि को जोता नहीं जाता है और उसमें चीज छिड़क दी जाती हैं। तो ये किस प्रकार की जो खेती है उसका उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है सिंचाई खेती, सहकारी खेती, झूम खेती या फिर सीढ़ी नुमा खेती। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी वाला झूम खेती जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है 22 प्रश्न आपका कह रहा है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप जो है वो वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसी वाद्य यंत्र की गति को देखकर, या फिर उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न जो कंपन है उनके प्रति अनुक्रिया करके, या फिर उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, या फिर उस वाद्य यंत्र की जो ध्वनि है उसको सुनकर। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन सही होगा कि जो वो वाद्य यंत्र है उसके द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। आप ये मत सोचिएगा कि सांप वो जो बीन देखता है उसको देख कर नहीं, ना तो सूंघ कर, उसके कारण जो कंपन उत्पन्न होता है उस पर जो है वो नाचता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 प्रश्न देखते हैं आपका। 23 कह रहा है कि जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन है आपके, रोनाल्ड रॉस के द्वारा, स्टीफन मोरे के द्वारा, रोनाल्ड क्रिश्चियन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न मैंने अभी आपको कराया भी था। कराया का क्या तात्पर्य है कि मैंने अलग से बताया था और वही प्रश्न यहाँ पर पूछा भी गया है। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका पहला ही ऑप्शन रोनाल्ड रॉस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही बताया था, तो बाकी सारी चीजें मैंने इनके बारे में पीछे ही आपको बता दी। 24 प्रश्न देखते हैं आपका कि मानव जो है उसके पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति है वो कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता भी करता है। तो आपको प्रकृति बताना है, क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, या फिर अम्लीय होती है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो डी वाला ऑप्शन आपका अम्लीय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो अमाशय रहता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है और भोजन के पाचन में भी ये सहायता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 25 प्रश्न कह रहा है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। पहला कह रहा है कि घास पौधा नहीं है, सही आपको बताना है। दूसरा कह रहा है कुछ सब्जियां फल होती हैं। सी वाला ऑप्शन कह रहा है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। और डी कह रहा है कि गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वैज्ञानिक दृष्टि से जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये आपका सही हो जाएगा। बहुत सी सब्जियां आप खुद ही जानते हैं। तो 25 प्रश्न हम देख चुके हैं, अब तक 35 मिनट हो गए हैं। देखते हैं हमारा 26 प्रश्न, आधे प्रश्न देख लें, टोटल 50 प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। 26 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। चार ऑप्शन है, बताइए। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, या फिर हिमाचल प्रदेश पंजाब, या फिर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य आपको बताने हैं। ये पहले मैंने कहा आपको मैप देखेंगे आसानी से बता ले जाएंगे। चार ऑप्शन है, बताइए। और वीडियो को शेयर लाइक सब कुछ करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला हिमाचल प्रदेश और पंजाब बिल्कुल सही हो जाएगा। पर मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा ताकि आपका एकदम दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए आप यहाँ पर मैप में जम्मू कश्मीर ये सबसे ऊपर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इससे सबसे जस्ट नीचे क्या सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश। उससे जस्ट इधर नीचे सटा क्या हुआ है, पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाला ऑप्शन सी वाला यही तो दे रखा था। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य के अंतर्गत जो है वो आते हैं। और ऑप्शन में जो दे रखे हैं जैसे उत्तर राजस्थान हो गया। अब राजस्थान आप देखिए कितना दूर है यहाँ पर, इसकी स्थिति। उत्तर प्रदेश भी दे रखा है जो कि काफी दूर है। तो ये सब आपके ऑप्शन कट जाएंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 27 की पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, वो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है मनाली, बी ऑप्शन कह रहा है राजस्थान, सी ऑप्शन आपका कह रहा है असम, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है लद्दाख। तो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ये जो विशेषताएं हैं वो आपको कहां देखने को मिलती हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला लद्दाख जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, आपका लद्दाख क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। पर थोड़ा सा ऑप्शन जो अन्य हैं उन पर भी एक बार देख लेते हैं। जो अन्य ऑप्शन है, जैसे कि आपका मनाली ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है, यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी के होते हैं, पत्थर या लकड़ी के। फिर बर्फ और बारिश दोनों ही मनाली में देखने को मिलती है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान जो है वहां पर बारिश बहुत कम होती है, तो मिट्टी के घर यहाँ पर होते हैं ताकि जो गर्मी होती है, इतनी तपती हुई गर्मी, उससे बचा जा सके। छतें यहाँ पर कटीली झाड़ियों वाली होती हैं और जो घर की दीवारें होती हैं बहुत मोटी होती हैं राजस्थान में। असम की बात करें तो असम में आपका एक मोलन गांव है, इसके बारे में चर्चा किया गया है आपके एनसीईआरटी में। मोलन गांव जहां पर बताया गया है कि बांस से बना पुल होता है, बारिश यहाँ पर बहुत होती है, घर जो है बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और अंदर से भी लकड़ियों जो लकड़ी होती है उसके बने होते हैं आपके जो मकान होते हैं। और जो बांस होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। तो ये सभी विशेषताओं से आपके प्रश्न एक ना एक अवश्य पूछा जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 28 कि पशुओं की त्वचा पर जो अलग अलग पैटर्न डिजाइन आप देखते हैं, कुत्तों पे अलग देखते हैं, शेर पे अलग देखते हैं, तो वो डिजाइन किस कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, या उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि उनकी जो त्वचा पर बाल होते हैं उसके कारण ही विविध पैटर्न या डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं। अगला 29 प्रश्न कह रहा है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा जो है वो दिया गया है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको। ऑप्शन ए में आता है ये चीज, ऑप्शन बी में आता है, या फिर ऑप्शन सी में आता है, या फिर आपका ऑप्शन डी में आता है।
तो अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पर्यावरण से आधारित काफी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। हाल ही के वर्षों में पर्यावरण पर काफी नुकसान हुआ है, इफेक्ट पड़ा है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 आपका बिल्कुल सही होगा, जिसमें यह बताया गया है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनको वहां के जंगल, वहां पैदा होने वाली चीजें जो हैं उन पर हक है। तो इस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 प्रश्न आपका कह रहा है कि नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको गुजरात, गोवा, कश्मीर या फिर केरल। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात, गोवा, कश्मीर या केरल, चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला गोवा जो है वो सही होगा। गोवा राज्य में आपका नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली पाई जाती है, खाई जाती है, कुछ भी कह लीजिए। याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। गोवा आप सभी जानते हैं, गोवा में बीच है, बहुत फेमस है। पूरा इंडिया में गोवा का बीच आप जानते हैं, तो बीच में जो समुद्र का किनारा होता है उसी को कहते हैं। तो समुद्र के किनारे ही से थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि समुद्र के किनारे मछलियां बहुत होती हैं, और नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली वहीं खाई जाती है। बाकी मछली से संबंधित ही एक और प्रश्न है, वो क्या है? वो है इस कश्मीर से संबंधित। वो है कि सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है? तो आप क्या कहेंगे? कश्मीर में। तो सरसों की मछली या सरसों के तेल में बनी मछली पूछे तो कश्मीर, और जब आपसे नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली पूछे तो आप कहेंगे गोवा। पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। गोवा की जब बात की जाए तो जो बीच होता है, गोवा समुद्र का किनारा, वहीं पर आपके नारियल का पेड़ देखने को मिलता है। इस टाइप से आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो समुद्र का किनारा है। कश्मीर में तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। अच्छा, केरल से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, वो आता है टैपियोका से संबंधित। टैपियोका एक फल होता है जिसे उबाल कर, बॉयल करके खाया जाता है। तो पूछा जाता है वो कहाँ खाया जाता है? तो टैपियोका, ध्यान रखिएगा। और भी पूछा जाता है, जैसे कि आपका हांगकांग के संदर्भ में पूछा जाता है कि सांप कहाँ खाया जाता है? तो आपका हांगकांग में खाया जाता है, लिंग हु फेन के नाम से उसे जानते हैं। बिहार का आप जानते हैं, लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध है, और दाल चावल भी बिहार का बहुत फेमस है। झींगा मछली आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल से संबंधित है, वो भी वहां खाई जाती है, तो वो वहां से संबंधित हो जाएगा। गुजरात में आपका ढोकला बहुत पसंद किया जाता है, वो वहां से संबंधित है। लाल चीटी जो है उसकी चटनी कहाँ खाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 36 प्रकार के लोग हैं वहां पर, 36 मतलब इतनी टाइप की वहां चटनी या चीटी होती है। मतलब ट्रिक से जोड़कर इस प्रकार से याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। तो ये सब नाम हो गए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 31 प्रश्न आपका कह रहा है कि जो घटपर्णी पौधा होता है, यानी कि नेपेंथिस, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। सारी चीजें मैंने अभी बताई थी, बताइए आप। तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने नीचे नहीं दिया, आप ऐसे बताइए कि एबीसीडी में से कौन कौन से सही होंगे। तो पहला कह रहा है कीड़े मकोड़े जो है उनको आकर्षित करने के लिए उच्च तारली ध्वनियां निकालता है। बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, उसके कारण जो कीड़े होते हैं उनको आकर्षित करता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इनका जो मुंह होता है वो छोटे छोटे कांटों से ढका होता है। बिल्कुल गलत है। मैंने अभी चित्र बनाया था, मैंने बताया था, उसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन को अगर आप पढ़ेंगे, कह रहा है कि भारत में नहीं पाया जाता, तो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया कि भारत के बाहर भी कौन कौन से जगह पाया जाता है। तो भारत के बाहर आपका पाया जाता है इंडोनेशिया में, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में, और साथ ही साथ मैंने भारत में भी बताया कि भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो भारत का मेघालय राज्य में जब पाया जाता है तो सी ऑप्शन भी कट जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन, मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहे, इनको चालाकी से फंसाकर खा जाता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 32 की तरफ। प्रश्न आपका है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? चार ऑप्शन है, बताइए। बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, या फिर आंवला आलू टमाटर। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन आंवला आपका सही होगा, पालक सही होगा, और गुड़।
पालक तो हर व्यक्ति जानता है कि लौह तत्व के मामले में सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि पालक जो है हरी हरी होती है, हरे पत्तेदार सब्जी, उनमें भी सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है और लौह तत्व के लिए भी। और जो लोहे की कढ़ाई आप जानते हैं, उसमें भी भोजन जो होता है वो बनता है, तो उससे भी लौह तत्व जो है आपकी उसकी आपूर्ति होती है। इसके अलावा जो लौह लवण है उसकी कमी अधिकांशतः बालकों और महिलाओं में पाई जाती है, और लौह लवण जो है उससे रक्त का हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है, जो कि शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन का संवाहक का रूप में कार्य करता है। और जो लौह तत्व है उसकी कमी से रक्त की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 33। प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे? तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको। ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, या फिर दक्षिण अमेरिका से आए थे, या फिर अफगानिस्तान से आए थे। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन यहां पर सी वाला दक्षिण अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मिर्च की जब भी बात होगी तो पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। कौन लाया था? पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। और कहां से लाए थे? तो दक्षिण अमेरिका से लाए थे। इन दोनों चीजों में इतना सा अंतर है कि पुर्तगाल और दक्षिण अमेरिका हैं दोनों ही मिर्च से संबंधित, पर वो पुर्तगाल देश के व्यापारी स्वयं लाए थे और लाए थे दक्षिण अमेरिका से। अच्छा, भिंडी की अगर बात करें तो कहां से आई थी? तो भिंडी जो है आपकी अफ्रीका से आई थी। भिंडी कहां से आई थी? भिंडी अफ्रीका से आई थी, ये ध्यान रखिएगा। और आप क्या याद रख सकते हैं? जैसे कि सोयाबीन हो गया। सोयाबीन कहां से आया? तो सोयाबीन जो है आपका चीन से आया था। कहां से आया था? चीन से। चीनी जो लोग होते हैं उनकी आप आंखें देखते हैं छोटी छोटी होती हैं, ऐसा लगता है जैसे सोया करते हैं। तो सोया से सोयाबीन ध्यान रखिए, चीन से चीन ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं जैसे कि यूरोप से आपका क्या आया था? तो यूरोप से आपका गोभी मटर आया था। बहुत लोगों की बहुत फेवरेट सब्जी होती है गोभी मटर आलू की। तो गोभी मटर, आलू की बात नहीं कर रहा, वो तो मैंने आपको बताया फेवरेट सब्जी होती। तो गोभी मटर कहां से आया था? यूरोप से आया था। तो इस कुछ नाम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 34। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला जो है वो बनाता है? चार ऑप्शन है, फाख्ता, शक्करखोरा, बुलबुल, या फिर कलचिड़ी। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, कौन सा आपका सही होगा? चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। फाख्ता जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फाख्ता जो है घोंसला, ये अपना कैक्टस के कांटों के बीच जो है, या कह सकते हैं दूसरी भाषा में मेहंदी की मेड़ में जो है वो बनाता है। एज इट इज आपका लिखा हुआ है आपकी बुक में, मेहंदी की मेड़ लिखा हो या घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच लिखा हो, आप क्या आंसर टिक करेंगे? फाख्ता को टिक करेंगे, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन में कलचिड़ी दे रखा है, इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कलचिड़ी जो है इसी को हम इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। कीड़े खाने का कार्य करती है। घोंसले की बात करें तो घास से बना घोंसला होता है, जिसमें जड़े, ऊन, बाल, रुई, ये सभी आपके होते हैं। तो इसीलिए इसके घोंसले को आरामदायक घोंसला भी कहते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आरामदायक घोंसला के संदर्भ में, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके बच्चे की जो चोंच होती है वो लाल होती है। एज इट इज लाइनें हैं आपकी, इसीलिए मैंने आपको बताया। लालटेन की तरह घोंसला किसका होता है? तो आपका जुलाहा पक्षी, जिसे हम वीवर बुनकर कहते हैं, उसकी होती है। और कौवा के संदर्भ में मैंने पहले ही बताया था कि जो घोंसला होता है वो को कौवे का घोंसला लोहे के तार और लकड़ी के तार का होता है। और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेती है और ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 35। किसी पशु के विषय में यहाँ पर विवरण दे रखे हैं, आपको पशु पहचानना है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। 40 वर्षों तक जीवित रहता है। सब चीजें दे रखी हैं ऑलरेडी, बस आपको आंसर बताना है। स्लॉथ सही होगा, लंगूर सही होगा, चिंपैंजी सही होगा, या फिर पांडा सही होगा। पैंडा नहीं, पांडा सही होगा। तो इस प्रकार से बताना है एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन स्लॉथ बिल्कुल सही होगा। और सभी जानकारी यहां पर दे रखी है कि भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता रहता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। 40 वर्षों तक जीवित रहता है। इस टाइप से। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 36। मधुबनी चित्रकला किस भारत
भारत के किस राज्य से फैली है, ये आपका प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से फैली है। चार ऑप्शन है आपके, बताना है उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि बिहार आपका बिल्कुल सही होगा। चित्रकला कहाँ से, बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। तो इसमें खासियत क्या है, पिसे हुए चावल हो गए, हल्दी का घोल हो गया, मतलब नेचुरल चीजों से चित्रकला बनाई जाती है। और इसमें बनाया क्या जाता है, जानवर हो गए, पेड़ फूल पक्षी हो गए, मछली हो गए, इंसान हो गए, जीव जंतु हो गए, तो काफी चर्चित है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 37। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। चार ऑप्शन है, उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। खाना पकाने के तरीकों में बताना है, सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर या सेक कर, तल कर, भून कर। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। क्या आप गूंथ कर खाना बना सकते हैं, काट दीजिए ऑप्शन। सेक कर, उबाल कर, बेल कर। बेल कर जो आपका है ऑप्शन, क्या खाने बनाने के तरीकों में आता है। बेलना, रोटी बेलने को नहीं हम कह रहे हैं, क्योंकि खाना पकाने के तरीके की बात की गई है। क्या लिखा है, खाना पकाने के तरीके, तो बेल कर भी कट जाएगा। तल कर, भिगो कर, भून कर, तो यहाँ पर भिगो कर वाला ऑप्शन कट जाएगा। बचा डी वाला ऑप्शन, जो कि सेक कर भी होता है, तल कर भी होता है, भून कर भी होता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 38 कि कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण होता है। ये दो धातुएं हैं, वो बताना है कौन सी हैं। तांबा जस्ता है, तांबा टिन है, तांबा और लोहा है, या फिर एल्यूमिनियम और टिन है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। कि कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन कौन सी होगी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बी वाला ऑप्शन तांबा और टिन आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो याद करने में, तो इस टाइप से वर्ड लिखिए, काटता। अब यहाँ पर जो का आप देख पा रहे हैं, इससे कांसा हो जाएगा। जो टा देख पा रहे हैं, इससे टिन हो जाएगा। जो ता देख पा रहे हैं, इससे तांबा हो जाएगा। तो ट्रिक अच्छी है, याद रखिएगा, क्योंकि आपसे मिश्र धातुओं से आता है तो कंफ्यूजन बहुत होती है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 39। प्रश्न आपका कह रहा है कि मेरियाना गर्त के बारे में सही कथन चुनिए। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, यह आर्कटिक महासागर का भाग है, इसकी गहराई 8,900 मीटर है। ये नेपाल का भाग है, इसकी गहराई 8,900 मीटर है। ये प्रशांत महासागर का भाग है, इसकी गहराई 11,022 मीटर। या फिर तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की गहराई 9,850 मीटर है। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही कथन है। ये आपसे पूछा गया है मेरियाना गर्त के बारे में। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये प्रशांत महासागर का भाग है और इसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 40। प्रश्न आपका कह रहा है कि बिहार राज्य के जो लोग होते हैं उनके लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, या फिर अक्टूबर से दिसंबर। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन है एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आप क्या कहेंगे, अक्टूबर से दिसंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, इसीलिए सबसे अच्छी अवधि इस समय मानी जाती है मधुमक्खी पालन शुरू करने की। साथ ही साथ यदि आप ये कहें कि क्या चीज है जो मधुमक्खियों को लुभाती है, तो लीची के फूल आपको दिमाग में रखने हैं, जो कि मधुमक्खियों को सबसे अधिक लुभाते हैं। और ये जो फूल हैं वो फरवरी माह में जो है वो उगते हैं। और मधुमक्खी पालन जो है उसका एक बॉक्स होता है, कभी आप नेट पे सर्च कीजिएगा, उसकी कॉस्ट के संदर्भ में भी आपके बारे में उसमें जो बुक है उसमें बताया गया है कि लगभग 2,000 है। कहानी वगैरह दे रखी है, पर वो उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल चीज ध्यान रखिएगा। और साथ ही एक लाइन और आप याद रखिएगा कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है, और कुछ नर मक्खियां भी जो है वो होती हैं। इसमें कहानी दी गई है एक अनीता कुशवाहा नाम की लड़की है उसके बारे में, कि कैसे उसको उसने अपना जो पालन पोषण है उसके माध्यम से किया। और जो अनीता कुशवाहा है वो मुजफ्फरनगर जिले के बोचाहा गांव, जो कि बिहार में पड़ता है, वहां से बिलोंग करती है। इसीलिए प्रश्न में बिहार राज्य के बारे में पूछा गया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ अपनी इस बात को, कि अनीता कुशवाहा जो है उनकी इस कहानी से ही संबंधित ये आपका चैप्टर दे रखा है। मुजफ्फरनगर जिले के बोचाहा गांव से बिलोंग करती हैं, जो कि
आपका बिहार राज्य में आता है, उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया गया है कि कैसे विषम परिस्थितियों में वो विद्यालय गई, मधुमक्खी पालन से उन्होंने सारी चीजें कंप्लीट की। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 41। प्रश्न कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। चार ऑप्शन है कि ये जो वृक्ष है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, या फिर अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। देखिए एज इट इज वही कथन लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया था, आपको कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल दिया गया है। और ये चार ऑप्शन बताने हैं आपको, ए बी और सी सही है, बी सी और डी सही है, ए सी और डी सही, या ए बी और डी। इस प्रश्न से आपको यही चीज एक और सीखने को मिल रही है कि जो आपने जो चीजें पढ़ी उनको आप मिक्स ना कर दीजिएगा। जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है ये मैंने विशेषता बताई थी रेगिस्तानी ओक की, तो आपको लगे कि अरे ये तो मैंने सुना था पढ़ा था, और आप डी वाले ऑप्शन को सही करके चले आए, और ये गलती बहुत से लोग करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो आपकी विशेषता है रेगिस्तानी ओक की है, जबकि प्रश्न में खेजड़ी वृक्ष पूछा गया है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन कह रहा है ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि छायादार वृक्ष हैं जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो बी और ए बी सी तीनों ही सही हैं, तो पहला वाला ऑप्शन ए बी और सी वाला सही हो जाएगा, पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अमृता देवी बिश्नोई का नाम आपने अवश्य सुना होगा, उन्होंने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए क्या किया था, 363 महिलाएं थी उनके साथ बलिदान जो है वो दिया था, और जो यहाँ के लोग हैं वो बिश्नोई यहाँ के लोग जो है वो कहलाते हैं, पेड़ और जानवरों की रक्षा जो करते हैं उनको इनाम दिया जाता है। अच्छा, जो खेजड़ी वृक्ष है इसके बारे में भी कुछ खासियत आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जिसका जो लकड़ी होती है खेजड़ी वृक्ष की, इसको कीड़ा नहीं लगता है, इसकी सबसे बढ़िया खासियत होती है। और जो इसकी फलियां होती हैं, खेजड़ी वृक्ष में फलियां लगती हैं, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। और साथ ही साथ इसके बहुत से फायदे में एक फायदा ये भी होता है कि जो इसकी छाल होती है वो दवा के रूप में भी यूज की जाती है। तो बहुत सी इसकी विशेषताएं खेजड़ी वृक्ष की, तो आपको एक ना एक प्रश्न खेजड़ी वृक्ष से संबंधित देखने को मिल सकता है, तो ध्यान जरूर रखिएगा जितनी भी मैंने बातें बताई। अगला प्रश्न देखते हैं 42। प्रश्न कह रहा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा सही कथन है। चार ऑप्शन दे रखा है कि हाथी अपना अत्यधिक भार के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है, और चौथा कह रहा है कि हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही है। चलिए एक एक कथन को पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। पहला कह रहा है कि हाथी अपना अत्यधिक भार के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सही कथन छाटने को कहा गया है, तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, बिल्कुल आपका सही है, इसको रट के रखिएगा, 2 क्विंटल कह लीजिए या 200 किलो कह लीजिए, दोनों ही आपका सही होगा, क्योंकि 1 क्विंटल जो है 100 किलो के बराबर होता है। तीसरा कह रहा है कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां जो है वो खा सकता है, तो ऐसा नहीं है, एक हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तियां खा सकता है, इसको अपने दिमाग में एकदम रखिएगा। फिर चौथा कह रहा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, बिल्कुल गलत है आपका, हाथी दिन में 2 से 4 घंटे जो है आपका सोते हैं, इस चीज को भी अपने दिमाग में रखिएगा। हाथियों को केला बहुत पसंद होता है, पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। पानी और कीचड़ से खेलना पसंद इसलिए क्योंकि इनके शरीर को ठंडक उससे मिलती है, इनके कान भी पंखे की तरह वर्क करते हैं, जैसे आप कहते हैं हवा करने के लिए जो है ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बन सकता है आपसे कि झुंड की नेता कौन होती है, तो हथिनी, जो बुजुर्ग हथिनी होती है वो झुंड की नेता होती है। हाथी जो है होता है वो 14 से 15 साल तक इस झुंड में जो है वो रहता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन जो था वो सही होगा, डी वाला नहीं, सी नहीं, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही लिखा था। 43 प्रश्न आपका कह रहा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, या फिर 10 बिंदुओं पर। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला 6 बिंदुओं पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कैसे,
जैसे आपके एक बिंदु यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पांचवा यहाँ हो गया, छठा हो गया, ऐसे हो गया। ऐसे ही आपके 6 आगे भी रहते हैं, इसी प्रकार 6 आगे भी रहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको ए बताना है, ए तो ए के लिए आपका पहले वाले पे एक छोटा सा गोला बना होता है, बी के लिए इस टाइप से दो पर ऊपर नीचे गोला होता है, सी के लिए ऊपर वाले दो गोले होते हैं। तो ये अलग अलग पैटर्न होता है सबके लिए, समझ रहे हैं आप। तो ये टोटल 6 बिंदु पर आधारित आपकी ये लिपि होती है। जो लुइस ब्रेल थे, उन्होंने ये जो लिपि थी उसकी खोज की थी। कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो लुई ब्रेल थे, ये 3 साल के थे जब इनकी आंखें चली गई थी पिता के नुकीले औजार से, उससे इनकी आंखें चली गई थी, तभी इन्होंने ब्रेल लिपि का जो है वो आविष्कार किया था। पहले ये जो ब्रेल लिपि थी वो केवल और केवल पेन या कह सकते हैं जो कॉपी होती है उसी पर बेस्ड थी, उसी पर ही लिखी जा सकती थी, आधारित थी। पर अब ब्रेल लिपि कंप्यूटर से भी लिखी जा सकती है, तो ये अब डेवलप हो गया है। अगला देखते हैं 44 प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? 4 ऑप्शन है, बताइए। मैना, उल्लू को, कौवा या गोयल कोयल। पिछले 1 घंटा लगभग हो गया है तो कोयल का गोयल निकला जा रहा है, गला थोड़ा सा सूख गया है। पर बस थोड़े ही प्रश्न है, 44 प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं। जल्दी से बताइए। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि खाली क्वेश्चन ना यहाँ पर हो, क्वेश्चन के साथ सारी जानकारी आपको मिल जाए, ताकि यहां से जो प्रश्न आप ये देख के जाएंगे 50, लगभग लगभग 10 नंबर यहां से हर हाल में आप सही करके आएंगे, यदि आपने हर चीज को एकदम सही से पढ़ा होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन उल्लू हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, यही बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसका एक अलग से क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 45। प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? और इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा या फिर केरल। टैपियोका के संदर्भ में मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले ही प्रश्न बताया था कि टैपियोका जो फल है बॉईल करके खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? तो किसी का भी अब गलत नहीं होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन एबीसीडी में से केरल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। इस चीज को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा कि नारियल भी इसी में आपका ऐड होकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 46। प्रश्न आपका कह रहा है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव भी देता है। तो ये मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, बुखार से पीड़ित होना चाहिए, मियादी बुखार से, मलेरिया से या फिर एनीमिया से। मैंने एक प्रश्न में आपको बताया भी था, तो जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। उम्मीद करते हैं किसी का भी गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन एनीमिया हो जाएगा। मैंने बताया था लौह तत्व की कमी से एनीमिया आपका रोग हो जाता है और यही यहां पर पूछा गया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 47। 47 प्रश्न को देखने से पहले एक चीज मैं आपको और दिखा दूं। हम क्या करते हैं, पहले अच्छा मैप देख ले, मैप को बाद में देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका 47 देखते हैं पहले कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा पहले कैसे कैसे होगी ये आपको बताना है। पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण, दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मैप अब हम देखेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन या आंसर की बात करेंगे। तो किसकी बात की जा रही है? नई दिल्ली से रहने वाला कोई व्यक्ति है और जाना कहाँ है उसे? मध्य प्रदेश और झारखंड। तो ये देखिए आप मैप, यहाँ पर देखिए नई दिल्ली कहाँ है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली आपका ये दे रखा है, मैंने गोल कर दिया है यहाँ पर। नई दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, जाना उसे कहाँ है? तो पहले उसे जाना है मध्य प्रदेश, तो उसके लिए आप वो किस दिशा में जाएगा? नीचे जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा जो है वो कहते हैं। फिर कह रहा है कि मध्य प्रदेश के बाद वो झारखंड जाना चाहता है, ये झारखंड है।
फिर किधर जा रहा है वो, इस तरफ, इस दिशा में जा रहा है, जो किस दिशा में है, जो आपका पूर्व दिशा में है। अब वापस से प्रश्न को देखिए, तो कह रहा है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश में और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? तो पहले दक्षिण दिशा में होगी, जो मैंने देखिए इसीलिए रफ नहीं किया है, नीचे दक्षिण दिशा है, फिर उस तरफ आपकी पूर्व दिशा है, जो कि आपका दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में सी वाले ऑप्शन में आपका दे रखा है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 48 प्रश्न कह रहा है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, तो ये पौधा कौन सा है? पालक है, नारियल है, बंद गोभी है, सरसों है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। पालक, नारियल, बंद गोभी या सरसों में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी जो सरसों है ये आपका सही होगा। इसके बीजों से तेल भी, सरसों का तेल निकाला जाता है, उससे भी आप इसे समझ सकते थे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 49 प्रश्न कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कह रहा है रेगिस्तानी जो ओक है वो एक वृक्ष है, यहाँ पर एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 10 मीटर होती है। फिर दूसरा कह रहा है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। तीसरा कह रहा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। चौथा कह रहा है ये वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। और इस प्रकार से ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन कौन सा सही होगा। 49 प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है और लास्ट वाला प्रश्न हम आपसे 50 नंबर वाला पूछेंगे। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपको कराए, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर कर अपना प्यार देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या लिंक भी आपको मिल जाएगी, उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष है। मैंने पूरा चित्र बना के भी बताया था कि कक्षा के कमरे के बराबर इसके लगभग 10 मीटर होती है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा भी मैंने बताया था कि जड़ें जो होती हैं लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं, जहां तक जब तक कि पानी ना पहुंच जाए, तो आपका दूसरा भी सही है। तीसरा भी सही है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, उसी में मैंने बताया था पानी उसमें पाइप डाल के तने में लोग पीते हैं, तो तीसरा भी सही है। चौथा आपका गलत है, वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, तो चौथा कट जाएगा। 1, 2 और 3 वाला आपका ऑप्शन देखिए तो डी वाला है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो आपके लिए इस वीडियो का प्रश्न है कि एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। और लिखा क्या है कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये गांव होना चाहिए कहाँ? आंध्र प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में या फिर उत्तराखंड में। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। सभी लोग, जितने लोग ने भी वीडियो देखा है, उम्मीद करते हैं हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएगा इनका चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। और इसके बारे में मैंने बीच में ही जो सारी चीजें कन्वर्सेशन हमारा हुआ उसमें बताया भी था इसके बारे में। उम्मीद करते हैं आपने सारी बातें ध्यान से सुनी होंगी। तो वीडियो इसी प्रकार हम एक मैराथन टाइप का भी जल्द ही आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम पूरा कोर्स आपका जो सीटेट वाला है वो एक साथ सारी चीजें रिवाइज करा देंगे। बस आप बने रहिए इसी प्रकार। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।